मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का 4 दिन का शिविर लगा है। इस शिविर के दूसरे दिन राष्ट्रवाद पर लंबी चर्चा हुई। साथ ही शिविर के जरिए आरएसएस मुस्लिमों को बीजेपी से जोड़ने की भी कोशिश कर रहा है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने जनसंख्या नियंत्रण पर जोर दिया। साथ ही शिक्षा और युवाओं के किरदार पर जोर देने का प्रस्ताव पारित हुआ। इस शिविर में लव जिहाद को लेकर भी चर्चा हुई। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच शिविर में बढ़ती जनसंख्या को लेकर भी चर्चा हुई। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अध्यक्ष इंद्रेश कुमार ने कहा कि भारत की आबादी 140 करोड़ से भी ऊपर हो चुकी है और ये आश्चर्यजनक है कि भारत में विश्व की आबादी की कुल 17% जनसंख्या रहती है, जबकि संसाधनों के मामले में हमारे पास दुनिया का सिर्फ 6% संसाधन ही है। ऐसे में हमें जनसंख्या नियंत्रण के बारे में सोचना चाहिए। लोकसभा चुनावों से पहले आरएसएस मुस्लिमों को बीजेपी के साथ लाना चाहती है, इसलिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ऐसे शिविर का आयोजन कर रहा है। कंगाली के मुहाने पर खड़े पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने शुक्रवार को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए 14.46 ट्रिलियन रुपए का बजट पेश किया। इस बजट में पाकिस्तानी सरकार ने किसी भी तरह के नए टैक्स को शामिल नहीं किया है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नेतृत्व वाली सरकार का दूसरा बजट पेश किया गया है। पाकिस्तान ने ये बजट IMF के मानकों के अनुरूप पेश करने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने साल 2020 के बाद पहली बार डिफेंस बजट में बढ़ोतरी की है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने इसे एक जिम्मेदार बजट कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इसे चुनावी बजट की तरह नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान में इन दिनों जनता महंगाई से परेशान है। ऐसे में पाकिस्तान ने जनता को राहत देने से ज्यादा जरूरी डिफेंस बजट को बढ़ाना समझा है। हालांकि इशाक डार ने इस बजट में थोड़ी कोशिश की है। पाकिस्तान सबसे ज्यादा खर्च ब्याज के भुगतान में कर रहा है। वित्त वर्ष के लिए बजट में ब्याज भुगतान पिछले वर्ष से 85% बढ़कर 7,303 अरब रुपए हो गया है, जो कुल वर्तमान व्यय का 55% है और मुद्रास्फीति का लक्ष्य 21% रखा गया है। पाकिस्तान सरकार अपने पिछले साल के बजट का कोई टारगेट पूरा नहीं कर पाई। पिछले साल 2023 के लिए ग्रोथ का रेट 5% रखा गया था, जिसके बाद में और भी घटाकर 2% कर दिया गया था। पाकिस्तान की स्थिति दिनों दिन खराब हो रही है। ऐसे में सरकार चुनाव की तैयारी में लगी है और लोगों को बजट में राहत देने का दावा कर रही है। उमेश पाल की हत्या के बाद से अतीक और उसके गुर्गों पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। माफिया अतीक और उसके गुर्गों की कुर्क संपत्तियों पर ईडी की नजर है। ईडी अतीक और उसके गुर्गों की कुर्क संपत्तियों की जांच कर रही है। जांच के बाद ईडी कुर्क संपत्तियों को जब्त करेगी। पिछले कुछ महीनों के अंदर प्रयागराज पुलिस ने अतीक और उसके गुर्गों की 400 करोड़ से ज्यादा संपत्तियों को कुर्क किया है। अतीक और उसके गुर्गों ने इन संपत्तियों को अवैध तरीके से धन अर्जित करके बनाया था। प्रयागराज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत इन संपत्तियों को कुर्क किया था और अब ईडी इन संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस उमेश पाल हत्याकांड में शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि दोनों ही जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे और दोनों ही कई बड़े खुलासे कर सकते हैं। ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए सरकार जल्द ही नया कानून बना सकती है, जिसका संकेत केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दिया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार ने अपने नियमों को स्पष्ट कर दिया है, जिसमें सरकार 3 सिद्धांतों हार्म, एडिक्शन और बैटिंग के आधार पर ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करेगी। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कहा, इससे आने वाले कुछ सालों में रोजगार की संभावनाओं पर नकारात्मक असर पड़ने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट का किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल करने वाले भारत के डिजिटल नागरिकों को सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग के लिए गेमिंग इंडस्ट्री द्वारा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जाएगा और जब तक इसे तैयार नहीं कर लिया जाता तब तक सरकार ही तय करेगी कि कौन से गेम को परमिशन है, किस में दांव लगाने के लिए कहा जा रहा है और किस में नहीं। गठबंधन को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच हरियाणा के बीजेपी प्रभारी बिप्लब देव शुक्रवार देर शाम चंडीगढ़ पहुंचे और मुख्यमंत्री आवास पर सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। बैठक शाम 7 बजे शुरू हुई, जो 3 घंटों तक चली। मुलाकात को बीजेपी और जेजेपी गठबंधन से जोड़कर इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि गुरुवार को ही बिप्लब देव ने हरियाणा के 4 निर्दलीय विधायकों से मुलाकात की थी।
जिस तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं उसमें ये समझा जा रहा है कि इस बैठक में गठबंधन को लेकर तो बात हुई ही है, साथ ही साथ किसानों को लेकर भी बात हुई है, क्योंकि बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद थे और जिस तरह से प्रदेश में सूरजमुखी की खरीद का मुद्दा चल रहा है, किसानों का प्रदर्शन भी हुआ था कुछ दिन पहले, तो उस मुद्दे को लेकर भी बात हुई है। तो दूसरी तरफ सूबे के डिप्टी सीएम और जेजेपी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने बिप्लब देब के बयान पर जोरदार पलटवार किया और मुझे लगता है दोनों पार्टियों ने एक दूसरे से चर्चा कर सहमति कर प्रदेश में गठबंधन किया। मुझे नहीं लगता किसी ने किसी पे एहसान किया। प्रदेश कैसे समृद्ध होकर प्रगति के पथ पर चले, इस विजन के साथ दोनों पार्टियों ने मिलकर प्रदेश में सरकार चलाई। दरअसल बिप्लब देब ने हाल ही में कहा था कि जेजेपी ने बीजेपी को समर्थन देकर कोई एहसान नहीं किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से अपने गृह राज्य गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वो राज्य में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा द्वारका, अहमदाबाद और गांधीनगर में अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अमित शाह आज द्वारका के ओखा में राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग एकेडमी यानी NACP के स्थायी परिसर की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद अमित शाह महाराष्ट्र के नांदेड़ के लिए रवाना होंगे, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। नांदेड़ की ये रैली बीजेपी की महीने भर चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। आज रात को ही अमित शाह चेन्नई पहुंचेंगे और कल पार्टी की अलग अलग बैठकों में शामिल होंगे। तमिलनाडु के वेल्लोर में भी गृह मंत्री एक रैली को संबोधित करेंगे। यहां से शाह विशाखापट्टनम जाएंगे, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद कल देर शाम तक दिल्ली लौट आएंगे। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़की है। शुक्रवार को खोकेन गांव में संदिग्ध उग्रवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि उग्रवादियों के हमले में 2 लोग घायल हो गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हमलावरों ने सेना की वर्दी पहनी हुई थी। साथ ही सेना की गाड़ियों से मिलते जुलते वाहन में सवार होकर हमलावर पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वहीं द इंडिजिनियस ट्राइब लीडर फोरम ने अपराधियों के खिलाफ फौरन कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इस घटना को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की शांति प्रक्रिया का उल्लंघन बताया। इस बीच सीबीआई ने हिंसा की जांच के लिए स्पेशल SIT का गठन किया है। साथ ही 6 FIR दर्ज की है। आपको बता दें कि बीते महीने 3 मई को मणिपुर में 2 समुदायों के बीच हिंसा भड़की थी, जिसमें 100 लोगों की जान चली गई थी। करीब 1 महीने तक हिंसा की चिंगारी धधकती रही। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनकारियों से सरेंडर करने की अपील की थी। लव जिहाद के बढ़ते मामलों के बीच उत्तराखंड के सीएम धामी ने सचिवालय में हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें डीजीपी, अपर मुख्य सचिव समेत इंटेलिजेंस और पुलिस के आला अधिकारी शामिल हुए। मीटिंग में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए। जहां केस ज्यादा है, वहां वेरिफिकेशन ड्राइव को और तेज करने को कहा है। उत्तराखंड में अब सभी लोग इसमें जागरूक भी हुए हैं और सरकार भी इस पर अब सख्ती से काम करेगी और इसको बिल्कुल आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। नहीं, सॉफ्ट टारगेट जो लोग मानते रहे होंगे पहले जिन्होंने किया होगा, लेकिन अब ये सॉफ्ट टारगेट नहीं है। अब यहाँ पर हर प्रकार से जांच से गुजरना होगा और सख्त कार्रवाई को भी उसका भी सामना करना होगा। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जमीर उल्लाह खान ने लव जिहाद के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। ये लव जिहाद जो है, लव जिहाद नहीं है, ये सरकार बनाने का एक प्लेटफॉर्म है। इससे के जरिए सरकारें बननी है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और इस साल के एंड तक कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। इसी को लेकर शुक्रवार रात भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संगठन महासचिव BL संतोष समेत कई बड़े पदाधिकारी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली। बैठक अचानक हुई थी, इसलिए इसके एजेंडे के बारे में कुछ बताया नहीं गया, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियां, पार्टी की तरफ से चलाए जा रहे विशेष जनसंपर्क अभियान और पार्टी के विस्तार अभियान, खास तौर से मिशन साउथ को लेकर चर्चा हुई है। इस बार बीजेपी उत्तर भारत समेत दक्षिण भारत में भी अच्छा प्रदर्शन कर केंद्र की सत्ता में वापसी करना चाहती है। इसके अलावा बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में रविवार यानी 11 जून को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की भी बैठक बुलाई है।
लंदन के ओवल में चल रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में आज टीम इंडिया के लिए करो या मरो का दिन है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 400 रन के अंदर नहीं सिमटी तो टीम इंडिया के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। इससे पहले भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के 469 रन के जवाब में पहली पारी में 296 रन बनाए। भारत की तरफ से सर्वाधिक 89 रन अजिंक्य रहाणे ने, जबकि 51 रन शार्दुल ठाकुर ने बनाए। दोनों ने छठे विकेट के लिए 110 रन की साझेदारी कर टीम इंडिया को फॉलो ऑन से बचा लिया। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 123 रन बना लिए। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 123 रन बना लिए हैं। कैमरन ग्रीन 7 और मार्नस लाबुशेन 41 रन बनाकर नाबाद हैं। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की कुल बढ़त 296 रन की हो गई है। द ओवल ग्राउंड पर खेले जा रहे इस खिताबी मुकाबले में अब तक पलड़ा ऑस्ट्रेलिया का ही भारी रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आज चौथे दिन कोई चमत्कार ही भारत की वापसी करवा सकता है। Zee News।